नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला तकनीशियन की परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को है वो कराया जा रहा है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के ना जाइएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे दोस्तों, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेगा। और जो हमारे पुराने साथी हैं दोस्तों, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न बोलता है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या फिर एनाफेज का? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो मेटाफेज अवस्था होता है, मेटाफेज के दौरान है दोस्तों, गुणसूत्र है वो इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका केंद्र में स्थित संरेखित हो जाते हैं और अपन ये क्या करते हैं, और धुरी के तंतु हैं उनके गुणसूत्रों के सेंट्रोमेर से जुड़ जाते हैं। मेटाफेज समसूत्री विभाजन का दोस्तों आपका द्वितीय चरण होता है ना। यह क्या होता है? द्वितीय चरण होता है। मेटाफेज अवस्था ये समसूत्री विभाजन का द्वितीय अवस्था होता है, और इसी में जो सेंट्रोमेर है दोस्तों वो विभाजित हो जाता है अपन, है ना। जो सेंट्रोमियर है वो क्या करते हैं, विभाजित हो जाते हैं। सेंट्रोमीटर है वो विभाजित तो हो जाते हैं, और अलग करके जो क्रोमैटिड फाइबर है वो स्वतंत्र अवस्था में अलग होकर गुणन होकर के चले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पौधों में पाया जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जैंथोफिल या फिर क्लोरोफिल के वजह से? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो एंथोसाइनिन के वजह से दोस्तों जो नीला बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक है वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? पशु कोशिका मतलब दोस्तों यहाँ पर जंतु कोशिका है ना, जंतु कोशिका है वहां पर है वो नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी क्या है अपन पादप कोशिका में है पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट है वो जंतु कोशिका में है या फिर पशु कोशिका में है वो नहीं पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, देखिए कैरोटीन दिया है, कोलेजन दिया है, इलास्टिन दिया है, फिर एक्टिन दिया है। तो कौन सा है तो कोशिका है दोस्तों जो प्रोटीन है ना आपका जो क्या करता है, कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कैरोटीन प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसका जो स्वयं शरीर है वो करता है, और शेष है वो 10 प्रोटीन भोजन के द्वारा है वो प्राप्त कर लेता है ना। शरीर के द्वारा 10 टन प्रोटीन है उनका संश्लेषण है वो खुद करता है, और 10 है वो भोजन के माध्यम से है वो प्राप्त कर लेता है। ये जो कैरोटीन है वो जो एपिथेलियम में है ना, एपिथेलियम है वहां से है क्या है, इसको क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त पेशी या फिर कंकालीय पेशी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जो संयोजी उत्तक नहीं है उसमें आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो कंकाली पेशी है यह आपका पेशीय तंतु होता है ना, रेखीय पेशी है वह वो होता है। बाकी आपका अस्थि, उपास्थि और रक्त ये संयोजी उत्तक होते हैं, लेकिन आपका जो कंकाली पेशी है ना,
जो कंकालीय पेशी है दोस्तों आपका क्या होता है, पेशी उत्तक होता है। यह क्या होता है, आपका पेशीय उत्तक होता है। इन्हीं की वजह से दोस्तों हम चल फिर सकते हैं। बाकी जो संयोजी उत्तक है वो कार्टिलेज होता है, बोन्स होते हैं, और जो आपका ब्लड है ये संयोजी उत्तक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? स्थूलकोण उत्तक, फ्लोएम उत्तक, मृदुतक उत्तक या फिर जाइलम उत्तक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो जाइलम उत्तक होता है वो क्या कहते हैं, पौधों के जो भाग है पौधों में है वो संवहनी उत्तक के रूप में है वो काम करता है ना, संवहन के रूप में है काम करता है जाइलम। और यही जो नीचे से है वो जल को अवशोषित करने के बाद है ये पूरा शरीर जो पौधा उनके विभिन्न भाग है मतलब शाखाएं हैं वहां तक है ये पहुंचाने का काम है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये क्या करता है, पादप वृद्धि को है वो रोकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये एब्सिसिक अम्ल कहते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन के रूप में है वो जाना जाता है। और एक्सेसिव अम्ल है दोस्तों वो क्या करते हैं, पत्ती है, फल और पुष्पों में क्या है, विलगन करता है ना। जो विलगन गर्त है उनका है निर्माण करता है, और साथ में ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो रंध्रों में होती है उनको रोकता है ना। जिसकी वजह से इसको बोला जाता है जो एब्सिसिक एसिड है दोस्तों, इसको क्या चीज बोला जाता है, यह चीज है क्या करते हैं, आपका जो बीज है उनके अंकुरण को भी है वो रोकता है। साथ में आपका जो बड है ना, जो कलियां हैं उनको क्या करता है, ये उनको सुसुप्तावस्था में बनाए रखता है, जिसकी वजह से जो बीज है दोस्तों और कली है वो अंकुरित होने से रोक देता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी दोस्तों ये नियंत्रण करके जो रंध्र है उनको बंद करके है वो रखता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुवर्तन अधिकांशतः क्या दर्शाता है? किसी पौधे का दिशात्मक विकास, पशु प्रजातियों की दीर्घायु, पक्षियों का प्रवास या फिर मानवीय व्यवहार के पैटर्न। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अनुवर्तन है दोस्तों आपका कोई भी पौधा उसको दिशात्मक विकास को है वो दर्शाता है। अनुवर्तन क्या है दोस्तों, अधिकांशतः दोस्तों किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है। कोई भी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे को किसी भाग को गति जिसमें उद्दीपन का दिशा अनुक्रिया की दिशा को है उसको निर्धारित करता है, उसको है वो अनुवर्तन है वो कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन खाली स्थान में होता है? लाइसोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में या फिर रिक्तिकाएं में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में है दोस्तों आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल है ना, पायरुविक अम्ल है उसका विघटन होगा और पूर्ण आंतरिक ऑक्सीकरण होता है ना, पूर्ण ऑक्सीकरण है वो होता है किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जिसकी वजह से क्या करता है यहाँ पर है ना, ऑक्सीकरण है वो पूर्ण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 और जल है वो बनता है, साथ में जो रासायनिक ऊर्जा है उसको मुक्त करता है। इसी इस रासायनिक क्रिया को ही दोस्तों जो रासायनिक क्रियाएं होगा उसी को ही आपको TCA बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है, TCA बोला जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं कौन से माध्यम से? जो पौधे दोस्तों जो अपना जल है उसको बाहर करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन, मल या त्याग, परिसंचरण या फिर श्वसन के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो पौधे होते हैं दोस्तों वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा है दोस्तों जो अतिरिक्त जल होता है उसको बाहर है वो करता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन है दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका वातरंध्रीय, दूसरा अधिचर्मी और तीसरा होता है आपका जो है तीसरा है पर्णरंध्रीय। ये 3 प्रकार के रंध्र होते हैं। इसमें जो वातरंध्रीय के माध्यम से दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन है वो 0.1% वाष्पोत्सर्जन है वो करता है। बाकी है जो आपका पर्णरंध्र है और अधिचर्म रंध्र है ना, इनके द्वारा है जो वाष्पोत्सर्जन की है वो पूरा है वो होता है।
मल त्याग है दोस्तों, ये जंतुओं में होता है। श्वसन की क्रिया है वो जंतुओं में होता है, हालांकि पौधों में भी होता है, लेकिन श्वसन की क्रिया है वो जंतुओं में है वो ज्यादा होता है। परिसंचरण है ये जंतुओं में विकसित प्रकार के जंतु उनमें है वो होते रहते हैं क्रियाएं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्रोटोकॉर्डेटा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो प्रोटोकॉर्डेटा है ना। प्रोटोकॉर्डेटा है जो दोस्तों ये जंतु जंतु जगत में है, इसको वर्गीकरण है वो किया गया है, इसका वर्गीकरण है वो जंतु जगत में किया गया है। ये क्या है आपका जो पौधों को 5 वर्ग में बांटा गया उसमें है यह नहीं आता है। बाकी आपका थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और अनावृत बीजी, ये 5 प्रकार है इसमें बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम भी खाली स्थान कहा जाता है? आंत, हृदय, गुर्दा या फिर फेफड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृत्रिम गुर्दा है वो के नाम से है वो जाना जाता है। जो डायलाइजर होता है दोस्तों, जो मशीनी उपकरण है जिसका क्या क्या किया जाता है, ये जो रक्त को है साफ करना मतलब शुद्धिकरण करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। इसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से है वो जाना जाता है ना। आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जाना जाता है। और ये जो मशीन है वो हीमोडायलिसिस मशीन के मध्य रहकर, हीमोडायलिसिस मशीन उसके मध्य बीच में रहकर क्या कहता है, रक्त का शुद्धिकरण है वो करता है। हीमोडायलिसिस रक्त का सामान्य पीएच मान भी है वो बहाल करके रखते हैं, उसको जो पीएच मान है उसको भी मेंटेन करके है वो रखता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, श्वसन, लार श्रावण और क्रमानुकुंचन जैसी अनक्षय क्रिया खाली स्थान के द्वारा होती है? मेरुशीर्ष के द्वारा, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरुशीर्ष। इसी को मेडुला ऑब्लोंगेटा बोला जाता है दोस्तों, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। जो आपका ये है ना मेरुशीर्ष है या फिर मेडुला ऑब्लोंग, वो क्या कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क का एक पीछे का हिस्सा होता है, जो श्वसन, लार श्रवण और क्रमानुकुंचन रक्त वाहिकाओं के कार्य जैसी जो अनक्षय क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करके है वो रखता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल के नाम से है वो जाना जाता है? तालू को, फेफड़ा को, जीभ को या फिर कंठ या टिटवा को? एडम का एप्पल के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठ या टिटवा है दोस्तों, है ना। वो पुरुषों में थायराइड कार्टिलेज है उसका अग्र भाग रहता है, जिसे है ना उसको ही बोला जाता है कंठ है वो या फिर टिटवा बोलते हैं, जिसको हम स्वर ग्रंथि के नाम से है वो जानते हैं, स्वर यंत्र के नाम से, जिसे आमतौर पर है वॉयस बॉक्स बोला जाता है, इसको वॉयस वॉइस बॉक्स के नाम से है वो जाना जाता है। स्वर यंत्र होते हैं ना, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसको वैज्ञानिक भाषा में ग्लॉटिस कहा जाता है। यह दोस्तों जो ग्लॉटिस है वो ग्रसनी और जो ग्रसनी के ऊपर होता है, ऊपरी ग्रसनी, और नीचे जो श्वास नली उनके बीच में हवा के लिए क्या है मार्ग प्रशस्त है वो कराते हैं। जो ग्लॉटिस होता है वो इन्हीं के माध्यम से जो हवा है वो मार्ग लेकर है वो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, लैंगिक प्रजनन प्राणियों में समान गुण के वंशाणु के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 1, 4, 2 या फिर 3? तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो लैंगिक प्रजनन की जो प्राणियों में समान गुण के जो वंशानुक्रम है वो 2 प्रकार के है वो होते हैं। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 युग्मकों के मिलने से बने युग्मनज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है उसको लैंगिक प्रजनन है वो कहा जाता है दोस्तों। लैंगिक प्रजनन है जो प्राणियों में समान गुण के लिए जो होते हैं दो प्रतिरूप है वो होता है, जिसको एक माता से मिलता है, एक प्रतिरूप है माता से मिलता है और एक है पिता से मिलता है, इन्हीं की वजह से है वो होता है ना। ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए दोस्तों जो 2 मुख्य चरण होता है, एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, है ना, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा होता है निषेचन, है ना। निषेचन है, ये दोनों क्रियाएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद है दोस्तों ये निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए आता है। फर्टिलाइजेशन जैसे होता है फिर वो कोशिका है वो विभाजित होने लग जाती है और फिर एक शरीर का है पूर्ण निर्माण है वो धीरे धीरे है वो करने लग जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के वे थैले पर मुद्रित अक्षर एनपीके
क्या दर्शाते हैं? जो उर्वरक है दोस्तों, जैसे यूरिया का बोरिया आता है ना, यूरिया का बोरिया आता है, डीएपी का बोरिया आता है, उसमें जो एनपीके लिखा रहता है उसका क्या अर्थ होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस एसिड, या फिर पोटेशियम, या फिर नाइट्रोजन एसिड, फास्फोरस, या फिर पोटेशियम। तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? जो एनपीके होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों। एन है वो नाइट्रोजन को प्रदर्शित करता है, पी फास्फोरस को, और के है वो पोटेशियम को है दोस्तों, ये प्रदर्शित है वो करते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनका जो अनुपात होता है एनपीके का, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, उनका अनुपात होता है दोस्तों 12:32:16 के अनुपात में है ये रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को खाली स्थान कहते हैं। यूट्रोफिकेशन, सेडिमेंटेशन, हाइड्रोजनीकरण, या फिर ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको संपन्न करते हैं तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों आपका यूट्रिफिकेशन है वो कहलाता है। रासायनिक तत्व है दोस्तों विशेष रूप से अपन जो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, इनके जो मिश्रित यौगिक है उसको तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की जो संपन्नता है उसको आपका यूट्रोफिकेशन है वो कहते हैं, क्योंकि इनकी अधिक अधिक मात्रा के कारण जो जलीय निकाय के अवयव का विकास है दोस्तों अधिक होता है, और साथ में ऑक्सीजन के जमाव में है वो कमी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपोषण खाली स्थान के कारण होता है अम्ल वर्षक, नाइट्रेट और फॉस्फेट, सल्फेट और कार्बन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो यहाँ पर दोस्तों जो सुपोषण है जिसको यूट्रोफिकेशन है वो उसका कारण क्या है? तो ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नाइट्रेट और फॉस्फेट है ना। नाइट्रेट और फॉस्फेट है, इनकी वजह से ही क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन के कारण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सुपोषण है वो क्या कहलाता है? सुपोषण है दोस्तों आपको जल में जो जैविक और अजैविक पोषक तत्वों के जो सांद्रण में वृद्धि को है दोस्तों उसको सुपोषण है वो कहते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है, मान लो जैसे सिंथेटिक डिटर्जेंट है, घरेलू सीवेज है, कृषि में प्रयुक्त जो रसायन है और कबाह है, और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ है, से प्राप्त होने वाले जो नाइट्रेट होते हैं और फास्फोट होते हैं, जो क्या करते हैं शैवाल रहता है, उसमें शैवाल है उसमें क्या करते हैं शैवाल को अप्राकृतिक रूप से पोषण है वो प्रदान करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होते हैं जलीय पौधे शैवाल आदि हो क्या करते हैं वृद्धि करने लग जाते हैं, और शोषण की क्रिया के लिए जल के जो अधिकांश ऑक्सीजन है दोस्तों अपने उपयोग में लेते रहते हैं, जिससे क्या होता है जलीय जंतु जैसे मछली आदि के लिए जो पुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनका मृत्यु का संकट है वो बना रहता है। बाकी जितने हैं शैवाल है ले लाते हैं, लेकिन उसमें जो जलीय मछली है और बहुत सारे जीव जंतु है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होने लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते तो कौन सा कथन है वो सही है उसको बताना है। पहला ऑप्शन बोलता है ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षक के दो मुख्य घटक है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नहीं होता, ओजोन अम्लीय वर्षक के लिए जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो होते हैं इसका मुख्य घटक के रूप में। दूसरा दिया है ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर ये जो वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ओजोन क्षय के लिए ओजोन छिद्र है वो मुख्य कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो जो रेफ्रिजरेटर और एसी मशीन है उनसे है ज्यादातर मात्रा में निकलती है, और ये क्या कहते हैं जो समताप मंडल में दोस्तों है ना, जो समताप मंडल है वहां पर है जो ओजोन परत है वो पाया जाता है। इनको क्षरण करने के लिए जो सीएफसी कार्बन है वो बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं है, इन्हीं की वजह से इनकी अधिकता की वजह से दोस्तों क्या है ओजोन परत है छिद्र हो जाएगा, और अगर छिद्र हो जाते हैं घट जाता है तो उससे क्या होता है जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे सीधे क्षोभ मंडल में आ जाएंगे, क्षोभ मंडल में जैसे आएंगे तो जितने भी जीव जंतु उनको है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जैसे मनुष्य के शरीर में अगर जीव जंतु के शरीर में पड़ता है तो सीधा कैंसर है वो उसको उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए, फिर स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल से हो जाएगा। जो चिपको आंदोलन है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए है वो संबंधित है। इस आंदोलन जो चिपको आंदोलन है दोस्तों उनकी जो शुरुआत है 1973 ईस्वी में है वो शुरुआत है वो किया गया था, यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया था, क्योंकि उस टाइम है दोस्तों पेड़ पौधे है उसको लगातार है वो कटाई किया जा रहा था, जिसको है ना कम करने के लिए है जो उत्तराखंड है उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहां पर से इसकी शुरुआत है वो किया गया था। इनके जो शुरुआत में जो
है शुरुआत किए करने वाले थे दोस्तों, उसमें चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जी है थी, और इसका जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों वो सुंदरलाल बहुगुणा ने उनको किया गया था। तो ये दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट के अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है दोस्तों शेयर करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक ले जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।